स्टूडेंट, आपका चैप्टर 4 चल रहा है और इसमें हमने धारिता और संधारित्र के बारे में आपको पढ़ाया गया है। इसका आपका चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट लेक्चर होगा। ये यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के बाद में। फिर इसके बाद हम थर्ड चैप्टर के और फोर्थ चैप्टर के दोनों का एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, NCERT के न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, और आपका जो टॉपिक है आज का वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, बल्कि अक्सर कर एग्जाम में रिपीट होता रहता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपका टॉपिक है आज का वो है वन डे ग्राफ जनित्र। जनित्र से मीनिंग होता है जनरेटर, यानी कि ये भी एक प्रकार का जनरेटर होता है। देखिए, जनरेटर क्या होता है? जो कोई चीज उत्पन्न करता है, जनरेट करता है। बिजली उत्पन्न करने वाले जनरेटर को बोलते हैं AC जनरेटर, DC जनरेटर। जो AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बोलते हैं। जो दिष्ट धारा को उत्पन्न करता है दिष्ट धारा जनरेटर कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से प्रोफेसर हुए जॉर्ज वान डे ग्राफ, ये है प्रोफेसर जॉर्ज वान डे ग्राफ। ये वान डे ग्राफ जो है ये प्रोफेसर का नाम है भाई। इन्होंने 1943 में, लगभग शायद 1943 में एक अलग प्रकार के जनरेटर का आविष्कार करा था। उस जनरेटर को वान डे ग्राफ जनरेटर या वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है, कैसा जनरेटर बनाया था इन्होंने? इन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया था जिसके द्वारा अति उच्च विभव, यानी कि बहुत ज्यादा विभव, अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है। उस जनरेटर को वान डे ग्राफ जनरेटर कहते हैं या वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। क्लियर है भाई? ये तो उसकी डेफिनेशन होगी कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। जिसके द्वारा अति उच्च विभव उत्पन्न किया जाता है उसे वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। अब हमें पढ़ना है इसकी सिद्धांत, इसकी रचना और इसकी कार्यविधि। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये बता देंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो फिर टोटल बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसके सिद्धांत के बारे में कि जो वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत होता है वो किन किन घटनाओं के ऊपर आधारित होता है, किन घटनाओं से इन्होंने इस जनरेटर को बनाया है। तो वान डे ग्राफ जो जनित्र होता है उसके सिद्धांत होता है वो 2 घटनाओं पर आधारित होता है। 2 ऐसी घटनाएं हैं जिन पर वान डे ग्राफ जनित्र का सिद्धांत कार्य करता है। पहली घटनाएं होती है कि जो नुकीले सिरे होता है चालक का, नुकीले सिरे का पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। देखिए, अगर आपका मान लीजिए कोई इस तरह की हमने चीज ले ली, इस पे नुकीला सिरा है, तो यहाँ पर जो आवेश होगा उसका जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, जबकि जो चौड़े सिरे हैं उन पर आवेश का घनत्व क्या होगा? कम होगा। रीजन ये होता है, सिग्मा का फॉर्मूला होता है आपका Q बटे में, क्षेत्रफल जितना कम होगा घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। अब ये नुकीला सिरा है, यहाँ का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए यहाँ पर घनत्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पहला तो सिद्धांत ये होता है कि अगर हम किसी चालक को का जो नुकीला सिरा होता है उस पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। दूसरा जो सिद्धांत होता है जिसके ऊपर वान डे ग्राफ जनित्र बनाया गया है वो ये होता है कि चालक को जब भी हम कोई आवेश देते हैं, चालक को दिया गया आवेश, हम चालक को जब भी आवेश देंगे सदैव उसके पृष्ठ पर, कहां पर भाई? सदैव उसके पृष्ठ पर फैलता है। चालक को हम जो भी आवेश देंगे वो हमेशा उसके पृष्ठ पर ट्रांसफर हो जाता है, पृष्ठ के ऊपर फैल जाता है। ये 2 घटनाएं हैं जिनके ऊपर वान डे ग्राफ जनित्र बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि इसकी संरचना किस तरह से होती है और फिर कार्यविधि किस तरह से होती है, वो हम आपको बताएंगे। देखिए, संरचना में मैं एक एक चीज बना भी रहा हूँ और साथ साथ बता भी रहा हूँ कि संरचना किस तरह से होती है।
इसमें क्या होता है कि धातु का बहुत बड़ा गोला होता है, लगभग इसका व्यास 1 मीटर के करीब होता है। इस तरह से इसे यहाँ से हम कर लेते हैं। ये जो धातु का गोला होता है ये अचालक स्टैंड होते हैं, अचालक यानी कि जो चालक ना हो, उन पर आवेश का कोई इफेक्ट ना पड़े। इन अचालक जो स्टैंड होते हैं इन पर टिका होता है। दो अचालक स्टैंड होते हैं, स्टैंड कह लीजिए या स्तंभ कह लीजिए, बात एक ही होगी, ठीक है। इन दो अचालक स्तंभों पर ये टिका होगा जो आपका गोला होता है धातु का। एक दिया। इसके बाद में इसमें एक रबर हो या सिल्क हो, रबर या सिल्क की एक बेल्ट होती है, और वो जो बेल्ट होती है वो दो घिरनियों पर घूमती है। एक घिरनी होगी हमारी सपोर्ट है, घिरनी का नाम P1, और एक घिरनी हम यहाँ पर ले लेते हैं सपोर्ट है, इस घिरनी का नाम हो गया हमारा P2, ठीक है। इनके ऊपर एक बेल्ट होती है, रबर की भी हो सकती है, वो सिल्क की भी हो सकती है, इस तरह की ये एक बेल्ट होगी, ठीक, जो इनके ऊपर घूमती रहती है। अब से घिरनी को चलाने के लिए जो इनका संबंध है, घिरनी का जो संबंध है, निचले वाली जो घिरनी होती है, घिरनी गोल गोल, इसका संबंध हम विद्युत मोटर से कर देंगे। मोटर के द्वारा ये चलाई जाती है भाई, ऐसे बना लीजिए, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा विद्युत मोटर है भाई। इस विद्युत मोटर से हम गिरनियों का संबंध करते हैं जिसके द्वारा हम इसे चला सकते हैं, ठीक। इसके साथ में इसमें दो ब्रुश लगे होते हैं, ब्रुश हम इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चालक होते हैं हालांकि, लेकिन ब्रुश हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि नुकीले सिरे होते हैं इसके, जो आगे के सिरे होते हैं वो नुकीले होते हैं। है ये चालक ही, लेकिन चालक का नाम है ब्रुश C1। एक तो यहाँ लगा देंगे और एक ब्रुश यहाँ से गोले को टच करते हुए इसमें लगा देते हैं हम। ठीक, इस ब्रुश का नाम दे दिया हमने C2। जो आपका ब्रुश C1 होता है इसका संबंध हम उच्च विभव वाले स्रोत से करा देंगे। उच्च विभव स्रोत, जो उच्च विभव का एक स्रोत होता है उससे हम करा देते हैं। और जो ब्रुश C2 होता है इसका संबंध हम करा देते हैं चालक, जो आपका चालक है गोलीय चालक, उसके अंदरले सिरे से हम करा देंगे। क्लियर है भाई। ये हमारी रबर या सिल्क की बेल्ट होगी, आपकी ये बेल्ट होगी, ये हमारे अचालक स्टैंड होगी, अचालक स्टैंड। क्लियर है। ये इसकी संरचना हो जाती है। संरचना में हमें बात लिखनी है जो मैंने बोली है, आपको डायग्राम बनाना है और ये बातें लिखनी है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसकी कार्य विधि की, ये कार्य किस तरह से करता है। कार्य विधि को आप सुन लेंगे अच्छे तरीके से और फिर उसे नोट्स में मेंटेन कर लेंगे। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम जो आपका ब्रुश C1 होता है यानी कि चालक C1 है, उसको उच्च विभव का स्रोत होता है उससे धनावेश मिलेगा, यानी कि धनायन मिलते हैं। अब जैसे ही इस पर धनावेश उत्पन्न होगा तो पीछे से और धनावेश आ रहा है, धनावेश आ गया, फिर पीछे से और धनावेश आ रहा है, धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो धनायन जो होंगे, जो आयन होंगे, वे प्रतिकर्षण के कारण इस बेल्ट पे चले जाएंगे। और जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो घूमेगी वो इस तरह से घूमेगी, इस साइड से, ऐसे मतलब पहली साइड से नहीं घूमेगी, इसका जो घुमाव होगा वो इस तरह से होगा। प्रतिकर्षण के कारण जो वे आयन है धनायन, वे इस बेल्ट पे चले जाएंगे। और जब बेल्ट पे चलाएगा, क्योंकि बेल्ट कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर, तो आप सोचिए अगर आप चलते हुए बेल्ट पे जहां पर घास काटते हैं वहां पर एक सिक्का रख दें तो जिधर को बेल्ट चलती है सिक्का भी वहीं को चला जाता है। उसी लहजे में ये जिस तरह से आपके आयन होते हैं, ये आयन इस बेल्ट के ऊपर चले आएंगे प्रतिकर्षण के कारण, और बेल्ट ना कहाँ की ओर ले आएगी, ऊपर की ओर। ऊपर चूंकि नुकीला सिरा C2 का है, वहां पर आवेश घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि वहां पर आवेश ज्यादा ले जाएगा, इसलिए वो जो आपका ब्रुश C2 है वो इस आयन को, इस धनावेश को एकत्रित कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा, और इकट्ठा करके चूंकि हमेशा जो दिया गया आवेश होता है वो चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है, तो वो इसे इकट्ठा करके इस चालक को दे देगा और ये चालक के पृष्ठ पर आपका धनावेश फैल जाएगा।
यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। जब बार बार ये प्रक्रिया चलती रहेगी तो चालक का जो आवेश है वो बढ़ता रहेगा, और जब चालक का आवेश बढ़ता रहेगा तो उसके कारण से उसमें विभव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 जितना विभव ज्यादा, आवेश ज्यादा होगा उतना ही विभव भी ज्यादा होगा। इस प्रोसीजर में जब आवेश लगातार मिलता रहता है तो इसका विभव बहुत ज्यादा होता है, यहाँ तक कि 10 लाख वोल्ट तक का विभव हो जाता है, और इसी को हम वान डे ग्राफ जनित्र कहते हैं। ये इसकी कार्य विधि होती है। इसका जो यूज किया जाता है वो धनावेशित जो आयन होते हैं उनको त्वरित करने के लिए, यानी कि तेज गतिशील करने के लिए किया जाता है। ये वान डे ग्राफ जनित्र का उपयोग होता है। आप इसे क्लियरली देख लेंगे। मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज रहा हूँ, उस पीडीएफ फाइल में हो सकता है डायग्राम में थोड़ा सा दिखाई ना दे क्लियरली, तो आप यहाँ से डायग्राम पीडीएफ फाइल में देख लेगा अच्छी तरह से।